हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, आज हम लोग 9-10 का सोशल साइंस का सेट नंबर 4, ठीक है, सेट नंबर 4 को डील करने वाले हैं। अगर आप इससे पहले सेट नंबर 2-3 नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल में एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3, उसमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं उसको फिर से। और इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वहाँ से आप लिंक को ओपन करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की सेट की शुरुआत करते हैं। आइए, तो आज है सेट नंबर हम लोग का 4। तो एक बार आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, और हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं हिस्ट्री। आइए, और आप सब पहले एक बार सेट मार लिया कीजिए, इसके बाद आंसर मिलाइए, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। चलिए, सामाजिक विज्ञान हिस्ट्री से शुरू करते हैं। आइए, और किसी भी प्रकार का अगर आपको नोट्स चाहिए एनसीईआरटी या एससीईआरटी, ठीक है, तो उसके लिए आपको हमारा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9142 650 549, ठीक है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या है, आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध आपका कांस्य युग से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। और जैन ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 को चलते हैं। 23 में क्या है? स्वर्णबेलगोला, ठीक है, कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। स्वर्णबेलगोला कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। 24 में क्या है? आइए, पंचतंत्र को किसने लिखा? तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? सबको पता होगा पंचतंत्र के लेखक कौन थे, तो विष्णु शर्मा थे, ठीक है। और आपको एक बात और याद होना चाहिए कि सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक बार विदेशी भाषा में, ठीक है, विदेशी भाषा में अनुवाद किया गया था किसको? पंचतंत्र को। सबसे अधिक विदेशी भाषा में किसे अनुवाद किया गया था? तो पंचतंत्र को अनुवाद किया गया था, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट बनाया था? ठीक है, तो कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोरवाट का मंदिर बनाया था? तो किसने बनाया था? तो ये हो जाएगा आपका सूर्यवर्मन द्वितीय ने बनाया था, ठीक है। अच्छा, और ये मंदिर जो था किस भगवान के लिए था? तो ये मंदिर जो था विष्णु मंदिर था, ठीक है। अंकोरवाट का मंदिर किस भगवान के लिए? तो विष्णु जी का मंदिर था, ठीक है। और याद रखिएगा, अंकोरवाट के मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। अंकोरवाट मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्यों चलते हैं। 76 में क्या है? आइए, 76 में क्या है कि मोहम्मद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ठीक है, तो मोहम्मद गजनी के साथ भारत कौन आया था? तो मोहम्मद गजनी के साथ आपका भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार, ठीक है, अलबरूनी था। तो कौन था? तो अलबरूनी था, ठीक है। ये कब आया था? तो याद रखिएगा, ये आपका 11वीं सदी में आया था, ठीक है। ये कब आया था? 11वीं सदी में आया था, ठीक है। अब 11वीं सदी को क्या कहा जाता? भारत का दर्पण, ठीक है। अगर पूछे 11वीं सदी को क्या कहा जाता है? भारत का दर्पण कहा जाता है, ठीक है। भारत का दर्पण किस सदी को कहा जाता है? 11वीं सदी को भारत का दर्पण कहा जाता है। चलिए, अगर हम बात करें अलबरूनी, ठीक है, अलबरूनी की अलबरूनी का एक पुस्तक था, ठीक है, जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है। अलबरूनी की किस पुस्तक था जिसका नाम था किताब उल हिंद, ठीक है, किताब उल हिंद, याद रखिएगा। किताब उल हिंद किसकी पुस्तक है? अलबरूनी की एक पुस्तक थी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर का युद्ध 1194 में पराजित किया था, ठीक है। अब चंदावर का युद्ध जो था, ठीक है, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये फिरोजाबाद में। वर्तमान की अगर बात किया जाए, वर्तमान चंदावर कहाँ है? तो फिरोजाबाद में, ठीक है। अगर हम तराइन की प्रथम युद्ध की बात करें, तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है। जो जीता कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान का इसमें विजय हुआ था। जीतने वाला कौन था? तो पृथ्वीराज चौहान था। अगर हम तराइन की द्वितीय युद्ध की बात करें, तराइन की द्वितीय युद्ध, ठीक है, ये भी पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच में हुआ था। इसमें कौन जीता था? तो इसमें आपका गौरी विजय हुआ था, ठीक है। इसमें कौन जीता था? तो गौरी का इसमें विजय हुआ था। चलिए, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है, देखिए गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, तो 1206 में, याद रखिए गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था, 1206 में। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपना राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर, ये भी याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, तो लाहौर बनाया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है 29 नंबर। 29 में क्या है कि शिवाजी की राजधानी कौन सी थी। तो शिवाजी की राजधानी कौन सी थी, तो याद रखिएगा रायगढ़। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ थी। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है, वास्को डिगामा ने भारत के किस पहले, ठीक है, बंदरगाह का दौरा किया था। तो वास्को डिगामा जो था भारत सबसे पहले कहाँ आया था, तो कालीकट आया था, ठीक है। और कब आया था, तो याद रखिए 17 मई को। तब बार बार आपको हम बताते हैं 17 मई 1498 को यह भारत आया था, ठीक है। हाँ, और वास्को डिगामा जी कहाँ का रहने वाला था, अगर पूछे तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। अगर वास्को डिगामा पूछे कहाँ का रहने वाला था, तो ये कहाँ का था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। यही क्वेश्चन कल भी आया था, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी कहने का मतलब क्या, तो इसका होता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहीं कहीं दे देता है, ठीक है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था, तो 1664 में हुआ था। तो याद रखिए 1664 में आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 82 में, प्लासी का युद्ध का मैदान जो था वो कहाँ स्थित है। तो प्लासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए 13 जून, ठीक है, 13 जून 1757 में आपका प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 13 जून 1757 में, ठीक है। अब इस किसके बीच में हुआ था, तो याद रखिए, देखिए रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। अगर हम बात करें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना, ठीक है, अंग्रेजी सेना ने बंगाल के नवाब कौन, सिराजुद्दौला को, ठीक है, मतलब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था अंग्रेजी सेना और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है। हारा कौन था, तो सिराजुद्दौला हार गया था, ठीक है, और अंग्रेज जीत गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है, 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश जो था किसके द्वारा दिया गया था, तो 5 में किसका शासनकाल था, तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था। कब से कब तक लॉर्ड कर्जन था, तो याद रखिएगा 1899 से लेकर 1905 तक, ठीक है। किसका शासनकाल था, लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन की, ठीक है, तो देखिए बंगाल विभाजन इसकी घोषणा कब हुआ था। अगर घोषणा की बात करें बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिए घोषणा जो था 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ था, ठीक है। और लागू कब किया गया था, तो 16 अक्टूबर, लागू कब किया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था। किसे, बंगाल विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगर हम बात कर ले लिन लिथिको का शासनकाल कब से कब तक है, ठीक है। तो लिन लिथिको का जो शासनकाल है यह याद रखिएगा आप, ठीक है, 1936 से लेकर 1943 तक है, 1936 से लेकर 1943 तक है, ठीक है। चलिए अगर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन का शासनकाल कब से कब तक, तो 1947 से लेकर, ठीक है, 1947 से लेकर 1948 तक कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1948 तक कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई। तो स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया गया था, तो 7 अगस्त 1905 में किया गया था। 1905 में किया गया था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये आपका, ठीक है, याद रखिएगा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब किया था, तो 7 अगस्त 1905 में किया गया। और किसके विरुद्ध में, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुआ था तो किसके विरुद्ध में हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में ये स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। 85 में क्या है, किस काल में भारत में मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचार का प्रभाव पड़ा था, ठीक है, वो कौन सा काल था, तो याद रखिए 1924 से लेकर 1934 तक, ठीक है, मजदूर आंदोलन पर कम्युनिस्ट विचार का प्रभाव पड़ा था, ठीक है, 1924 से लेकर और 34 तक। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 को चलते हैं। 86 में क्या है, आइए, कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, इसका राइट आंसर क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। लोक पुरुष के नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है, ठीक है। और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था, तो बारदोली की महिला के द्वारा, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 क्यों चलते हैं। 87 में क्या है, निम्नलिखित का विचार करना है। रोलेट एक्ट आंदोलन कब हुआ था, तो रोलेट एक्ट आंदोलन जो था कब हुआ था, तो याद रखिए 19 मार्च
ठीक है। रोलेट एक्ट आंदोलन कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था, ठीक है, रोलेट एक्ट आंदोलन। अच्छा, खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? अगर हम खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये आपका 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1918 को हुआ था खेड़ा आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये तो सबको पता है 1917 में हुआ था। अगर अहमदाबाद मिल मजदूर ये कब हुआ था? तो ये भी आपका 1918 में हुआ था। सॉरी, ये कब हुआ था? ये आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। अब ये हो जाएगा 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1918 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, 19 मार्च, ठीक है, 1919, सॉरी हाँ 1919 में हुआ था, ठीक है। अब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अब इसको सजा देना है, सबसे पहले कौन हुआ था, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन हो जाएगा, ठीक है, तो 1917 में हो जाएगा सबसे पहले। 17 के बाद देखिए इसके बाद हम 18 में आएंगे तो 18 में एक है 22 मार्च, और एक आपका 1918 में हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद पहले कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 मार्च खेड़ा आंदोलन, ठीक है, जो कि गुजरात में हुआ था। तो एक के बाद दो हो जाएगा, दो के बाद आपका 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4, 1 2 4 किस में है? ओ सॉरी, चंपारण सत्याग्रह 3 2 4, तो 3 हो जाएगा, पहले 3 तब 2 तब 4, तो 3 2 4 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। 87 में क्या है? 87 देखिए, इनमें से कौन अलीपुर बम षड्यंत्र में शामिल था? तो सबसे पहले याद रखिए अलीपुर बम षड्यंत्र कब हुआ था? तो याद रखिए 1908 में। अलीपुर बम षड्यंत्र कब हुआ था? तो 1908 में हुआ था। इसमें कौन शामिल था? तो देखिए अरविंद घोष और उनका भाई का नाम क्या था? वारिंद्र घोष, ठीक है, दोनों को दोनों इसमें शामिल थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर चलते हैं। 89 में क्या है कि राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? जब पूछे राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने, ठीक है, जब ये नाम पूछे तो ये लोग कहाँ किए थे? तो वर्धा में किए थे, ठीक है, वर्धा में किया गया था। और वर्धा में कब किया गया था? तो ये भी याद रखिएगा 14 जुलाई को, ठीक है, वर्धा में 14 जुलाई 1942 को किया गया था वर्धा में, ठीक है। अब अगर जब पूछे महात्मा गांधी वाला पूछे, ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ किया गया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी के वाला पूछे तो हो जाएगा मुंबई में। और कब किया गया था? तो 8 अगस्त या कभी कभी 9 अगस्त भी दे देता है, ठीक है, 8 अगस्त 1942 में किया गया था, ठीक है। और इसी के दौरान इसी समय करो या मरो का नारा दिया गया था, ठीक है। और 9 अगस्त को क्या हुआ था? 9 अगस्त को, ठीक है, महात्मा गांधी और बाकी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को चलते हैं। 90 में क्या है? आइए 90 में है कि कौन सी जोड़ा सही है, ठीक है। तो कौन सा जोड़ा सही है? तो 90 का क्या हो जाएगा? 90 का हो जाएगा आपका जेम्स फोर्ड, ठीक है, जेम्स फोर्ड का जोड़ा रॉयल एक्ट सही है, क्योंकि इनका जो कार्यकाल का था 1916 से लेकर 1921 तक था, ठीक है। जेम्स फोर्ड का इन्हीं के बीच में होता रॉयल एक्ट हुआ था 1919 में, ठीक है। बाइडेट पूछे तो 19 मार्च 1919 में इन्हीं के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर चलते हैं। 91 में क्या है? आइए, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ वर्ष डैश में किया गया था। देखिए महात्मा गांधी के द्वारा पूछा गया था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1942 में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। अगर बाइडेट रहेगा तो 8 या 9 अगस्त ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना जो था, ठीक है, वो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्मपाल जो थे किस धर्म से संबंधित थे? तो बौद्ध धर्म से, याद रखिए धर्मपाल जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं। 93 में क्या है? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? ठीक है, तो शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 94 का, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा, ठीक है, को जाना जाता है। तो 20 अगस्त 1917 को सुधारों की घोषणा किस नाम से जाना जाता है? तो मोंटेग्यू घोषणा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 को चलते हैं। 96 में क्या है? आइए 96 में निम्नलिखित में से किस काल या श्याम को पेंगोंडा के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो किससे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ठीक है, कोणार्क का सूर्य मंदिर को जाना जाता है। और कोणार्क का जो क्या नाम था, पहला ऑप्शन क्या है? ठीक है, सौर मंदिर की अगर हम बात कर ले, सौर मंदिर, ठीक है, सौर मंदिर को हम किस नाम से जानते हैं? तो रथ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सौर मंदिर को किस नाम जानते हैं? तो रथ मंदिर के नाम से जानते हैं। सौर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित है तो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से, ठीक है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से प्रभावित है।
चलिए 98 की ओर चलते हैं। 98 में क्या है, चोल की राजधानी थी, तो चोल की राजधानी कहाँ थी, तो तंजौर, याद रखिए चोल की राजधानी कहाँ थी, तंजौर थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्या है, समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण करने वाला पहले किसने किया था समुद्र मार्ग से विश्व का परिभ्रमण, तो हो जाएगा मैगलन ने। ठीक है, चलिए अब कोलंबस जो था अमेरिका की खोज किया था, कब किया था, तो ये सबको पता होना चाहिए, 1492 में किया था। ठीक है, चलिए स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रिया नामक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, तो किसके दौरान, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया था। ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्थापित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की चलते। 101 में क्या है कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे, तो प्रथम स्टेट में आपको पता होगा पादरी लोग आते थे। ठीक है, प्रथम स्टेट में पादरी, द्वितीय स्टेट में अगर बोले तो द्वितीय में कुलीन वर्ग आते थे। ठीक है, द्वितीय में कौन आते थे, कुलीन वर्ग, तृतीय में मध्यम वर्ग आते थे, और तृतीय स्टेट की बात करें तो मध्यम वर्ग आते थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। 102 में क्या है, प्रथम विश्व युद्ध में किस राष्ट्र का या किस राष्ट्र की पराजय हुई थी, तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में किसकी पराजय हुई थी, जर्मनी की हुई थी। अब प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिए 28 जुलाई 1914 से। ठीक है, 1914 से आपका प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, और जो कि 11 नवंबर 1918 तक चलता है। ठीक है, कब तक चला था, 11 नवंबर 1918 तक ये चला था प्रथम विश्व युद्ध। अब किसका पराजय हुई थी प्रथम विश्व युद्ध, जर्मनी का पराजय हुआ था। चलिए नाजीवाद किसका समर्थक था, नाजीवाद किसका समर्थक था, तो क्या हो जाएगा, ये नाजीवाद जो था उस स्वरोजता के सिद्धांत का समर्थक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 की चलते हैं। तिलका मांझी का जन्म हुआ था, तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, तो 1750 में। तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, 1750 में हुआ था। ठीक है, चलिए 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शाही इलायची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो शाही इलायची का उत्पादन जो बिहार के किस जिला में होता है, तो मुजफ्फरपुर जिला में। ठीक है, शाही इलायची का उत्पादन बिहार के किस जिला में होता है, तो मुजफ्फरपुर जिला में होता है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। ठीक है, तो किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता, तो सेडान का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। सेडान का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 में। सेडान का युद्ध कब हुआ था, 1870 में हुआ था। अब किसके किसके बीच में होता, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, फ्रांस और जर्मनी के बीच में सेडान का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किससे माना जाता है, तो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ठीक है, इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। 108 नंबर क्या है, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो हो चिन मिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 में क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी, महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी का। ठीक है, याद रखिएगा। यंग इंडिया। ठीक है, चलिए इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था, ठीक है, ये कब हुआ था, तो 1838 में हुआ था। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हम क्या, चलिए इतिहास का 40 क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग भूगोल की ओर चलते हैं। भूगोल, आइए पहला प्रश्न है आपका, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष की घटना है। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी जो है ये 1984 की घटना है। अब इसमें किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का इसमें रिसाव हुआ था। अब पूरा अगर बाइडेट का भी पूछे तो याद रखिए 2 से 3 दिसंबर के, मतलब कि रात में 11 बजे से होते थे 12 बजे तक ये हुआ था। ठीक है, तो भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था, तो 2 से 3 दिसंबर 1984 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है कि सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलाओं से उत्पन्न स्थिति को भी, ठीक है, आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है सांप्रदायिक दंगा एवं आतंकवादी हमलों को किस श्रेणी में रखा जाता है, आपदा की श्रेणी में रखा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो अगर हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो याद रखिएगा 11 सितंबर। ठीक है, 11 सितंबर को, 11 सितंबर, ठीक है, 11 सितंबर 2001 को हुआ था। ठीक है, अगर बात कर लें, ठीक है, कि भारत पर, भारतीय संसद पर आतंकी हमला कब हुआ था, भारत का जो संसद है दिल्ली में उस पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो 13 दिसंबर। ठीक है, 13 दिसंबर 2001 में भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ था। ठीक है, चलिए 73 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 73 में क्या है कि बिहार में जनजातियों का, बिहार की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है, मैंने बिहार में जनजातियों का, ठीक है, बिहार कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 1.3%। कितना प्रतिशत है, 1.3% है। चलिए
74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 में क्या है, बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? तो बिहार राज्य में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूछे तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है, कौन हो जाएगा, तो पूर्णिया है। ठीक है, कितना परसेंट, 51.08%, 51.08%। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की चलते। 75 में क्या है कि भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? ठीक है, तो कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोचीन में। कहाँ है, तो कोचीन में है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन के चलते। 76 में क्या है कि टेगा वन कौन से वृक्ष के होते हैं? ठीक है, तो टेगा वन कौन से वृक्ष के होते हैं? तो मृद काष्ठ वृक्ष के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 के चलते। 77 में क्या है, जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो जल डमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो याद रखिएगा, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल पट्टी को हम जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, दो भूखंडों को विभाजित करने वाली जल पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 के चलते। 78 में क्या, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? 78 का क्या आ जाएगा, तो कलपंकम। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो कलपंकम में। ये कहाँ पड़ता है, ये चेन्नई मद्रास में पड़ता है। ठीक है, चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर बना हुआ है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 के चलते हैं। 80 में क्या है कि महासागरों के तटीय भाग में जल वाला मुख्य भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा, उसे हम महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। ठीक है, उसे हम महाद्वीपीय जल सीमा कहते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 81 में क्या है कि इनमें से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? ठीक है, कौन सा है, तो कौन हो जाएगा 81 का? तो याद रखिएगा, ठीक है, कोचीन है। कौन सा है, तो कोचीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82 के चलते हैं। 82 में क्या है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खारे जल का, ठीक है, खारे जल की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, खारे जल का झील किसे कहते हैं? तो चिल्का झील को। चिल्का झील को हम खारे जल का झील कहते हैं। चिल्का झील को हम खारे जल का झील कहते हैं। किस राज्य में है? ये आपका उड़ीसा में है। ठीक है, और सबसे बड़ा खारे जल का झील कौन है? तो चिल्का झील। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अग्नेय सेल कौन सी है? तो ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है? आपका अग्नेय सेल का उदाहरण है। ठीक है, ग्रेनाइट अग्नेय सेल का उदाहरण है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 में क्या है कि कौन सी मिट्टियाँ या मिट्टियों में सैकड़ों वर्ष से कृषि कार्य के बिना अधिक खाद दिए हुए चलता रहता है? ठीक है, तो कौन सी मिट्टी है जो बिना कृषि खाद दिए हुए चलता रहता है? तो ये आपका हो जाएगा काली और, ठीक है, कछारी यानी कि दलोट मिट्टी। काली और कछारी यानी कि बोले तो जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, बिना खाद के भी ये चलता रहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 85 के चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। आइए 85 में नंबर क्या है, 85 में कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? ठीक है, तो किससे बनी होती है? तो याद रखिए ये ऑक्सीजन अणु का संयोजन से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है आपका भूचाल अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल अपकेंद्र क्या होता है? तो भूचाल अपकेंद्र क्या होता है? देखिए पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 के चलते। 87 में क्या है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभ के कारण वर्षा होती है? ठीक है, तो क्या हो जाएगा 87 का? ये हो जाएगा आपका पंजाब और हरियाणा में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 के चलते। 88 में क्या है कि निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है? तो निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटी, आपको पता होगा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं उसे हम नीलगिरी कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा नीलगिरी का। चलिए क्या हो जाएगा इसका, आपका हो जाएगा नीलगिरी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन है? तो गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदी कौन है? तो सोन नदी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? ठीक है, तो भारत में किस क्षेत्र में लोहे और कोयले के सर्वाधिक भंडार है? तो ये हो जाएगा आपका छोटा नागपुर पठार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? ये हो जाएगा आपका सेव के लिए। ठीक है, सेव। और कुल्लू घाटी कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। कुल्लू घाटी कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। आलू कहाँ से ज़्यादा होता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 92 के चलते 92 में क्या है, विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, ठीक है। तो विश्व में सर्वाधिक व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर, ठीक है। कौन हो जाएगा, अटलांटिक महासागर सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार महासागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 को चलते हैं कि निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं, ठीक है। तो कौन हो जाएगा 93 का, ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, आइए, स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है, तो दामोदर परियोजना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 के चलते हैं, 95 में क्या है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन है। तो बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो ये हो जाएगा आपका पानी, ठीक है। बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन है, तो पानी हो जाएगा, क्योंकि पानी को हम फिर उससे मतलब कि बिजली प्राप्त करते हैं, ठीक है। आइए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है, ठीक है। तो म्यांमार के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है, तो असम की। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 97 क्या है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है। तो सुनामी का मुख्य कारण क्या है, तो ये हो जाएगा आपका समुद्री सतह पर भूकंप। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, समुद्री सतह पर भूकंप हो जाएगा, ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 98 में क्या है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH44, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 की ओर चलते हैं, 99 में क्या है, तो देवदारू के पेड़ विशिष्ट वनस्पति है। तो देवदारू के पेड़ जो विशिष्ट वनस्पति है, तो शंकुधारी वनों के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, 100 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो कौन सी एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो न्यूक्लियर विस्फोट जो है ये आपका प्राकृतिक आपदा में नहीं आएगा, लेकिन भूकंप और बाढ़ आपका प्राकृतिक आपदा में आता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 की चलते हैं, 101 में क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, ठीक है। तो किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है, तो 101 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका हरियाणा, ठीक है। क्या हो जाएगा, हरियाणा, याद रखिएगा हरियाणा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 102 के चलते हैं, 102 में क्या है, आइए, 102 में पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के ताप स्तरण की 3 सुस्पष्ट विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी एक परतों भूपृष्ठ के ऊपर की ओर का सही विन्यास है, ठीक है। तो कौन हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, और समताप मंडल देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 के चलते हैं, 103 में क्या है, आइए, 103 में कि जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु होती है। तो जून से लेकर सितंबर के बीच में भारत में आपका वर्षा ऋतु होती है, ठीक है। जून से सितंबर के बीच में क्या होता है, तो वर्षा ऋतु होता है। 104 में क्या है, तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। चलिए, तो बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत में सबसे ज़्यादा मतलब प्रतिशत में बोले तो 22%, अगर बात करें तो 22% सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी उत्तरी क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 में भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है। तो भारत में जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत क्या है, ये हो जाएगा नहरों से प्राप्त जल, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 106 में क्या है, बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो बिहार की लगभग कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है, तो 3/4 भूमि जो है कृषि के अंतर्गत आती है, ठीक है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 107 में क्या है, भारत के सादे मानचित्र में दक्षिण पठार को प्रदर्शित करना हो तो किस रंग से उसकी पुताई करना उपयुक्त होगा, ठीक है। तो किस रंग से पुताई किया जाता है, तो भूरे रंग से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 में क्या है, भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है। तो भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन है, तो 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से गुजरात में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 109 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं। तो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम कोकण तट कहते हैं, ठीक है, कोकण तट कहते हैं। 110 में क्या है, 110 नंबर 110 में है कि तिलहन, ठीक है, तिलहन की फसल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन से कथन का सत्य है, ठीक है। तो 110 का क्या हो जाएगा, तो 110 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, तीनों का तीनों सत्य है, ठीक है। ए और बी दोनों सत्य है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए इकोनॉमिक्स, यहाँ से हम पहले हम लोग पॉलिटी देख लेते हैं, इसके बाद इकोनॉमिक्स की ओर चलते हैं। चलिए तो पॉलिटी देख लेते हैं, मिला लीजिए जिनका पॉलिटी है। देखिए, मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है। तो मतदान का अधिकार नागरिकों का कैसा अधिकार है, यह हमारा कानूनी अधिकार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 112 में क्या है
कि समता के अधिकार के अंतर्गत कौन सी समताएं आती है। ठीक है, तो समता के अधिकार के अंदर कौन कौन सी समताएं आती है। देखिए, एक आपका कानून के नज़र की समता आ गया और एक अवसर की समता, यानी कि सी, ए और सी दोनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113 क्यों चलते। 113 में क्या है कि प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दी गई थी। ठीक है, तो प्राथमिक शिक्षा में मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था, तो 2002 में दिया गया था। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत। नहीं, ये गलत हो जाएगा, 2001 को था शायद। चलिए देखते हैं, बाद में उसको देख लिया जाएगा। 114 नंबर क्या है, सरकार ने कब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर रखने या काम पर लगाए जाने को दंडनीय अपराध घोषित किया था। ठीक है, तो 114 का क्या हो जाएगा, 10 अक्टूबर 1906 में ये कानून बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में चलते हैं। 115 में क्या है, भारत कैसा राज्य है, तो भारत कैसा राज्य है, तो याद रखिए भारत एक कल्याणकारी राज्य है। चलिए, गांधी को माना जाता है, तो गांधी को क्या माना जाता है। ठीक है, तो 116 का क्या हो जाएगा, तो दार्शनिक, ठीक है, अराजकतावादी माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता कब हस्ताक्षरित होता है, तो भारत और चीन में, याद रखिएगा पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच में हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1954 में हुआ था। ठीक है, हस्ताक्षर कब हुआ था, 1954 में हुआ था। चलिए 118 में क्या है, छाया मंत्रिमंडल किसकी प्रशासनिक व्यवस्था को विशिष्टता है। ठीक है, तो 118 का हो जाएगा ब्रिटेन की, किसकी है, तो ब्रिटेन की। 119 में क्या है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है। ठीक है, तो 119 का राइट आंसर होगा लियो टॉलस्टॉय। वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन है, तो लियो टॉलस्टॉय है। ठीक है, अगला देखते हैं, जनमत क्या है, जनमत क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, ये उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 121 क्यों चलते हैं। 121 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, यानी कि यूएन जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला थी। ठीक है, तो प्रथम महिला कौन थी, तो आपको पता होना चाहिए। प्रथम महिला थी आपका विजयालक्ष्मी पंडित। ठीक है, प्रथम महिला कौन थी, तो विजयालक्ष्मी पंडित थी। चलिए 122 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 122 में क्या है, द्विदलीय, ठीक है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा यूएसए, यानी कि अमेरिका में पाई जाती है। यूएन चार्टर कितने सिद्धांत है, यूएन चार्टर में कितने सिद्धांत हैं, तो याद रखिएगा यूएन चार्टर में 7 सिद्धांत है। कितने सिद्धांत है, तो 7 सिद्धांत है। ओबीसी के वर्ग में, ठीक है, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए नियुक्त समिति के नाम क्या था, जिसने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा रामनंदन समिति। कौन सा समिति था, तो रामनंदन समिति ने। 125 नंबर देखते हैं। 125 में क्या है, 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था। तो 1953 पहला पिछड़ा वर्ग जो था वो किसकी अध्यक्षता में किया गया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काका कलेकर में अध्यक्षता में किया गया था। ठीक है, चलिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है। 126 कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है। ठीक है, तो इसका क्या तात्पर्य है, भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है, तो इसका क्या तात्पर्य है, तो ये हो जाएगा आपका शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 127 को चलते हैं। 127 में क्या है, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती नहीं है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की चुनौती नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 128 को चलते हैं। 128 में क्या है कि लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है, तो लोकतंत्र की सफलता का मानदंड क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका भी आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 129 में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन है सही है, तो याद रखिए लोगों के बीच टकराव का अभाव, ये आपका बिल्कुल सही है। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 130 में क्या है, लोकतंत्र की सफलता के मूल्यांकन का सही आधार क्या है। ठीक है, तो इसका सही आधार क्या है, तो ये हो जाएगा आपका विविधताओं में सामंजस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 131 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 131 में लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है। ठीक है, लोकतंत्र की सफलता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका लोकतंत्र अपने नागरिकों के बीच आर्थिक असमानताएं समाप्त करने में समर्थ होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 132 में क्या है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, तो 132 का क्या हो जाएगा, तो भाग 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए 133 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 133 में क्या है कि संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देश उस चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। ठीक है, तो 133 से क्या हो जाएगा, केटी शाह। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 132 134 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। भारत के संविधान में
कि कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है, ठीक है। तो कौन सी सूची करती है, तो चौथी अनुसूची करती है। 135 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी मध्य समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो कौन सा मध्य आता है, तो 135 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मजदूर संघ आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। क्या है, संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है, ठीक है। तो कौन सा संशोधन दल बदल से संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन दल बदल से संबंधित है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो 137 का क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है। राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका अधिकारी आपका उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 139 में क्या है, गुप्त निरपेक्षता का मूल से क्या अभिप्राय है, ठीक है। तो गुप्त निरपेक्षता के मूल से क्या अभिप्राय है, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है, तो जनता के हाथों में होती है, ठीक है। योजना का विषय किस सूची में आता है, ठीक है। योजना का विषय किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या था, वर्ष 1956 में राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार क्या था, तो भाषा था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, ठीक है। किस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो लोक लेखा समिति होता है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे किया गया है। 145 में क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात आदेश को पारित करने के लिए संसद को क्या समय दी जाती है, ठीक है। तो भारत को क्या समय दी जाती है, तो याद रखिए 6 महीने का समय दिया जाता है। कितना समय दिया जाता है, तो 6 महीने का समय दिया जाता है। 146 नंबर क्या है, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था, ठीक है। तो किसे चुना गया था, ये हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था। प्रंकलन समिति में कौन से सम्मिलित नहीं किए जाते हैं, तो प्रंकलन समिति में किन्हें सम्मिलित किए जाते हैं, किन्हें सम्मिलित किए जाते हैं, तो ये हो जाएगा लोकसभा के 30 सदस्य को सम्मिलित किए जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने, अगला देखते हैं, किसने लिखा है कि गुण खून में होता है शांति में नहीं, ठीक है। ये किसका लिखना है, तो ये आपका हिटलर का था। किसका था, तो ये आपका हिटलर का था, ठीक है। चलिए 149 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 149 में क्या है कि 149 नंबर, युद्ध एवं हिंसा को महिमा मंडित करने वाला विचारक था, ठीक है। तो कौन था, तो याद रखिएगा ये आपका ABC तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्या है कि संरचनात्मक हिंसा के रूप में, ठीक है। संरचनात्मक हिंसा के रूप में क्या होता है, तो 1 2 3 तीनों आपका हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या है, उदारीकरण। उदारीकरण का अर्थ क्या होता है, उदारीकरण का अर्थ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 112 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें, निजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें निजी क्षेत्र के को विकास प्रक्रिया में अधिक महत्व दिया जाता है एवं उन्हें मजबूत बनाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की परम संपत्तियों को बेचा जाता है एवं निजी क्षेत्र के हाथों में उसे मतलब स्थानांतरण कर दिया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। चलिए भूमंडलीकरण का क्या अर्थ होता है, तो भूमंडलीकरण का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका व्यापार, पूंजी, वित्त, तकनीकी, ये आपका भूमंडलीकरण का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या होता है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, देख लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, ठीक है। आइए 115 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 115 में क्या है, आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक है, तो आर्थिक सुधार के प्रमुख घटक क्या है, तो स्थिरीकरण हो जाएगा, संरचनात्मक नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा, आपका पूंजी निर्माण कार्य हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, स्थिरीकरण और पूंजी निर्माण का कार्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 116 में आपका आर्थिक सुधार का अभिन्न अंग है, ठीक है। तो आर्थिक सुधार का अभिन्न अंग कौन है, तो ये हो जाएगा 116 का, ठीक है। भूमंडलीकरण भी है, उदारीकरण भी है और निजीकरण, यानी कि सब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 117 में क्या है, कौन सा मानव विकास सूचांक है, ठीक है। मानव विकास का सूचांक में शामिल नहीं है, ठीक है। तो किसे शामिल नहीं है, तो याद रखिए सामाजिक असमानता को शामिल नहीं है, ठीक है। देखते हैं अगला 118 नंबर क्या है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में
तृतीय क्षेत्र में अंश क्या होता है? तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है उसमें राष्ट्रीय आय के तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? तो आय बढ़ता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आइए 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास सूचांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो मानव विकास सूचांक प्रथम बार 1990 में निकाला गया था। ठीक है, चलिए 120 नंबर क्वेश्चन के चलते 120 में क्या है? एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? क्या उत्पादित किया जाएगा? ठीक है, तो 120 का क्या हो जाएगा? तो कीमत तंत्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन के चलते 121 में क्या? अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा किसी वस्तु का उत्पादन किसका क्रियाकलाप है? ठीक है, तो 121 का हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 122 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन लार्जेस्ट फेयर प्रणाली की विशेषता है? ठीक है, तो 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 123 में क्या है? एक मंदी के दौरान वहाँ क्षमता से कम उपयोग होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 124 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 124 में क्या है? ठीक है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो याद है सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो उत्पादन के प्रमुख साधन कितने हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर नहीं दिया हुआ इसमें, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। उत्पादन का प्रमुख साधन आपका 4 है। ठीक है, उत्पादन का प्रमुख साधन कितने हैं? तो 4 हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य क्या है? ठीक है, तो अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य जंगल भी है, नदियां भी है, कृषि भूमि भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्पादन के साधन कौन है? उत्पादन के साधन कौन है? ठीक है, तो उत्पादन के साधन कौन है? तो उत्पादन के साधन आपका श्रम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 128 नंबर क्वेश्चन के चलते 128 में क्या है? कौन पूंजी नहीं है? तो कौन पूंजी नहीं है? तो गृहिणी की मोटर कार ये पूंजी नहीं है। ठीक है, चलिए 129 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन चल पूंजी है? चल पूंजी कौन है? तो चल पूंजी किससे कहते हैं? ठीक है, तो खाद और बीज क्या है मेरा? चल पूंजी है। खाद और बीज क्या है मेरा? चल पूंजी है। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है? जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय जनसंख्या के तीव्र वृद्धि से है। जनसंख्या विस्फोट का अभिप्राय क्या है? जनसंख्या के तीव्र वृद्धि से है। 2011 के जनसंख्या के अनुसार बिहार के प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितना थी? ठीक है, तो 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 918 था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 132 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवासियों की औसत आयु की थी। तो भारत आयु की औसत आयु कितनी? तो 64.6 वर्ष थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो बिहार के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो पटना की जिले की जनसंख्या बहुत अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 क्या है? कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय है। तो कृषि श्रमिक से हमारा क्या अभिप्राय है? ठीक है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसमें। चलिए ऐसे श्रमिक जिनके पास ठीक है कृषि योग्य भूमि नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो 135 से क्या हो जाएगा? उसे हम भूमिहीन श्रमिक कहते हैं। ठीक है, चलिए 136 नंबर क्वेश्चन के चलते 136 में क्या? बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या में वृद्धि का कारण क्या है? ठीक है, तो बिहार में कृषि श्रमिकों की संख्या का वृद्धि का कारण क्या है? तो ये भी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कृषि एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 137 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादक थे। तो क्लासिकल रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? तो एडमंड स्मिथ थे। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 क्यों चलते हैं कि बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। तो बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, JB से ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 139 को चलते हैं। 139 में क्या है? आइए मजदूरी में कटौती द्वारा ठीक है मजदूरी में कटौती द्वारा रोजगार में वृद्धि की जा सकती है, यह कथन किसका था? मजदूरी में कटौती के द्वारा रोजगार में वृद्धि किया जा सकता है, यह कथन आपका पीगू का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, अपनी पुस्तक ठीक है किसमें? तो किसमें किया था? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एवं मनी में किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 को चलते हैं। 141 में क्या है कि प्रभावी मांग के बिंदु पर है। ठीक है, प्रभावी मांग के बिंदु पर है, तो 141 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 142 को चलते हैं। 142 में क्या है? व्यावसायिक बैंक एक संस्था होती है। तो व्यावसायिक बैंक एक ऐसी संस्था होता है ठीक है, तो लाभ कामने वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 को चलते हैं। 143 में क्या है? आइए व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो याद रखिएगा आपका ग्राहकों का जामा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 144 को चलते हैं। व्यावसायिक बैंक के समान उपयोगिता संबंधी कार्य क्या है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो ये देखिए आपका ए भी हो जाएगा, ठीक है। ड्राफ्ट बोलता है तो बी भी हो जाएगा, एटीएम भी हो जाएगा, यानी कि ABCD, यानी कि आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 को चलते हैं। 145 में क्या है कि भारत का केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक हो जाएगा आपका, ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। 1935 में इसकी स्थापना हुआ था, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 को चलते हैं, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था, अभी जस्ट आपको हम बताएं 1935 में इसकी स्थापना हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 में क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक देश की आर्थिक नीति के अनुरूप निर्मित करता है, ठीक है। तो 147 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मौद्रिक नीति भी करता है, अस्थिरत्व भी करता है, ठीक है। और यानी कि A और B दोनों हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन में एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए 148 नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। 148 में क्या है कि कौन व्यापार अवरोधक है, ठीक है। तो कौन व्यापार अवरोधक कौन है, तो याद रखिएगा यह हो जाएगा आपका आयात कर और निर्यात कर दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। तो वैश्वीकरण से बिहार में किस उद्योग को प्रोत्साहन मिलता है, तो पर्यटन को मिलता है, ठीक है। चलिए अगला है आपका, चलिए तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ठीक है। इसका आपको आंसर देना, ठीक है। अगर अभी तक आप हमारे वीडियो में बने हुए हैं, आपको जो समझ में आ रहा है आप 150 के आंसर का जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर डेली आप इस प्रकार का सेट चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।